नमस्कार दोस्तों। 29 जून 2022 को जो लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसमें इतिहास और कला संस्कृति के जो क्वेश्चंस आए थे, उन पे आज चर्चा करेंगे अपन। इनके नोट्स अवश्य बनाएं आप लोग। पहला क्वेश्चन है, शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? सांभर, सिरोही, सापुरा, सवाई माधोपुर। तो शरणवाही नगर जो ऐतिहासिक नाम रहा था, वो रहा था विद्यार्थियों सिरोही का। सिरोही को शरणवाही नगर के नाम से भी जाना जाता था। अगर यहाँ पे अबुर्द आ जाता, अबुर्द, तो अबुर्द के नाम से भी सिरोही को जाना जाता है। तो ये नाम याद रखेंगे, शरणवाही नगर और अबुर्द के नाम से सिरोही को जाना जाता है। इसके बाद में अपन बात करें और अन्य नगरों के बारे में। जैसे आपसे पूछ ले आश्रम पट्टन, आश्रम पट्टन, आश्रम पट्टन के नाम से केशवराय पाटन, केशवराय पाटन। बूंदी वाला जो केशवराय पाटन है, उसे प्राचीन समय में आश्रम पट्टन के नाम से जाना जाता था। जबकि जावर को, उदयपुर में स्थित है जावर, इसे योगिनी पट्टन के नाम से जाना जाता था। योगिनी पट्टन, जावर को योगिनी पट्टन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करें, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगर आपका राजस्थान का मैप पड़ा हुआ है तो इस क्वेश्चन को करने में कोई झिझक नहीं है, बिल्कुल फ्री के नंबर थे इस क्वेश्चन में। इसमें क्रम पूछा है पूर्व से लेके पश्चिम की ओर, मतलब ये वाला क्रम इसने पूछा है। पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम इसने पूछा है। तो अपन राजस्थान का मैप अगर देखेंगे तो इन बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर में सबसे पहले पूर्व की तरफ आता है बूंदी। इनमें सबसे पहले कौन आएगा? बूंदी। फिर आएगा बूंदी के बाद में अजमेर, बूंदी के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में आएगा पाली, और सबसे लास्ट में आएगा आपका पश्चिम की तरफ बाड़मेर। तो ये क्रम हो जाएगा इसका, बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ABCD, बिल्कुल राइट आंसर है। ये मैप, जिस बच्चे को मैप भरना आता है, तो मैप भरना आना चाहिए आपको, आपका ये क्वेश्चन जिंदगी में गलत नहीं होगा। कई बार उत्तर से दक्षिण की तरफ भी पूछ लेते हैं, कई बार पश्चिम से पूर्व की तरफ भी पूछ लेते हैं, कई बार दक्षिण से उत्तर की तरफ भी पूछ लेते हैं। तो ये जिस विद्यार्थी को मैप भरना आता है उसका ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंदिर को खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है? सोमेश्वर मंदिर किराडू, जैन मंदिर देलवाड़ा, जैन मंदिर रणकपुर, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़। तो ये चार चीज़ तो आपकी बिल्कुल कन्फर्म होनी चाहिए कि ये चारों यहीं पे स्थित हैं, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन उसने पूछा है कि इन मंदिरों में खंभों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा रणकपुर के जैन मंदिर, जो पाली में स्थित है। रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ पे स्थित हैं? पाली के अंदर स्थित हैं। और महाराणा कुंभा के शासनकाल में धरनी शाह नामक एक जैन व्यापारी थे। इन्होंने 1439 ईस्वी में निर्माण करवाया था रणकपुर के जैन मंदिरों का। और इन जैन मंदिरों में 1444 खंबे लगे हुए हैं। 1444 खंबे लगे हुए हैं रणकपुर के जैन मंदिर में, इसलिए इसे खंबों का अजायब घर भी कहा जाता है। कई बार पूछ लेता है कि रणकपुर के जैन मंदिर किस देवता को समर्पित हैं? तो विद्यार्थियों, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। उनमें से जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, ऋषभदेव भी कहते हैं इनको, ऋषभनाथ भी कहते हैं, या इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो रणकपुर के जैन मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ को समर्पित थे, जो पाली जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ का जो कीर्ति स्तंभ है, अगर इसकी बात करें अपन चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ की, तो इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था।
सारंगपुर का युद्ध जीता था कुंभा ने 1437 ईस्वी में, जब मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया था। और इस उपलक्ष्य में 9 मंजिला विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किसने? महाराणा कुंभा ने। बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जूनागढ़, धूलगढ़, सोनारगढ़ या फिर लालगढ़? बात करें जैसलमेर के किले की, तो जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे सुवर्णगिरी भी कहते हैं। सॉरी, सुवर्णगिरी नहीं कहते, इसको स्वर्णगिरी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है जैसलमेर के दुर्ग को, और इसे सोनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग में 99 बुर्ज स्थित है। जैसलमेर के दुर्ग में कितने दुर्ग स्थित हैं? 99 बुर्ज स्थित हैं। अबुल फजल ने कहा था कि पत्थर की टांगें ही आपको यहाँ तक ले जा सकती हैं। और ये दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। धानवन दुर्ग, वे दुर्ग जो मरुस्थल में स्थित होते हैं उन दुर्गों को कौन सा दुर्ग कहते हैं? धानवन दुर्ग। तो जैसलमेर जो दुर्ग है वो धानवन दुर्ग का उदाहरण है। जैसलमेर दुर्ग का जो परकोटा है उसे कमरकोट कहा जाता है। जैसलमेर दुर्ग के परकोटे को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? कमरकोट के नाम से जाना जाता है जैसलमेर दुर्ग के परकोटे को। इसके बाद में बात करें अपन दूसरे दुर्गों की, देख लेते हैं जूनागढ़। तो जूनागढ़ जो दुर्ग है ये बीकानेर में स्थित है। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। और बीकानेर के शासक महाराजा राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और जूनागढ़ का ही दूसरा नाम लालगढ़ भी है। धूलगढ़ या धुलरगढ़ के नाम से जाना जाता है झालावाड़ जो गागरोन का दुर्ग है उसे। हाँ बस इसमें ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक दृष्टि से अहीरवाटी और किस नाम से जाने जाती है? मेवाती, मेवाड़ी, राठी, हीरवाली। तो अहीरवाटी बोली पूछा है उसने, और अहीरवाटी बोली का दूसरा नाम है राठी। अहीरवाटी बोली को राठी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि अहीरवाटी बोली बोली कहाँ जाती है, तो अलवर ज़िले की, कौन से ज़िले की? अलवर ज़िले की बहरोड व मुंडावर तहसील में। बहरोड व मुंडावर अलवर ज़िले की बहरोड व मुंडावर तहसील में अहीरवाटी बोली जाती है। इसके अलावा जयपुर ज़िले की कोटपुतली तहसील में, कोटपुतली तहसील में भी अहीरवाटी बोली जाती है, और इस बोली का दूसरा नाम है राठी। बात करें मेवाती बोली की, तो मेवाती बोली मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, और अलवर भरतपुर का क्षेत्र कहलाता है मेवात। तो इस क्षेत्र में बोली जाती है मेवाती बोली। नेक्स्ट, मेवाड़ी बोली। मेवाड़ी बोली की अगर बात करें तो मेवाड़ी बोली मेवाड़ क्षेत्र में, जैसे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इस क्षेत्र में बोली जाती है। कौन सी बोली? मेवाड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? सिरोही, जाडोल, भोला, बालोरिया। तो मोतीलाल तेजावत ने 1921 में इस आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो जाडोल से की थी। कई बार एग्जामिनर जाडोल ऑप्शन में नहीं देता, तब आपको मात्र कुंडिया करके आना है। तब मात्र कुंडिया जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और 1921 में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। बात करें मोतीलाल तेजावत की, तो मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा या भीलों का बाऊजी भी कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा या भीलों का बाऊजी कहा जाता है। इन्होंने आदिवासी या भीलों की 21 मांगों को लेकर 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था। 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था, और इसी 21 सूत्री मांग पत्र को मेवाड़ पुकार भी कहते हैं। 21 सूत्री मांग पत्र को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? मेवाड़ पुकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलें।
पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कर्षक आंदोलन को विख्यात कर दिया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा प्रताप। प्रताप समाचार पत्र ने ही बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी और ये समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित होता था। कानपुर से प्रकाशित होता था और गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे। गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया के किसानों की तरफ से गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजकर सहायता मांगी थी और इसी समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना था? वीरमदेव, सांतलदेव, जसवंत सिंह, मालदेव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मालदेव। मालदेव राव गंगा का पुत्र था और राव गंगा की मृत्यु के बाद मालदेव मारवाड़ की गद्दी पर बैठा था और फारसी इतिहासकारों ने इसे हसमत वाला राजा कहा था। हसमत वाला राजा। तो हसमत वाला राजा के नाम से किसे जाना जाता है? तो राव मालदेव को जाना जाता है। मालदेव ने अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े थे, तो इसे 52 युद्धों का नायक भी कहा जाता है। 52 युद्धों का नायक भी कहते हैं राव मालदेव को। और इसने 52 युद्धों की मदद से 58 परगनों पर अपना अधिकार किया था। 52 युद्धों की मदद से 58 परगनों पर अपना अधिकार किया था राव मालदेव ने। बात करें अपन सांतल देव की, इसमें सांतल देव तो गुड़ला नृत्य, गुड़ला त्योहार कह दो या कह दो गुड़ला नृत्य, इसकी जो शुरुआत हुई थी मारवाड़ में वो सांतल देव के समय हुई थी। गुड़ला त्योहार या गुड़ला नृत्य की जो शुरुआत हुई थी वो इसी के समय हुई थी, सांतल देव के समय। इसके अंदर क्या किया जाता है, एक छिद्रित मटका होता है, उसमें दीपक रखकर जो नृत्य किया जाता है उसको गुड़ला नृत्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? आशकरण, शीशमल, सामंत सिंह, उदय सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सामंत सिंह। सामंत सिंह कीर्तिपाल चौहान से पराजित हो गया था और कीर्तिपाल चौहान ने इसको मेवाड़ से निकाल दिया था। तब इसने डूंगरपुर में जाकर गुहिल राजवंश की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सामंत सिंह। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन था? शैतान सिंह, पीरू सिंह, योगेंद्र सिंह, होशियार सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पीरू सिंह। पीरू सिंह का संबंध झुंझुनू जिले से है। झुंझुनू जिले से है और इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो राजस्थान में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ये पहले अधिकारी थे या सैनिक थे। अगर बात करें अपन शैतान सिंह की, तो शैतान सिंह को भी परमवीर चक्र मिला है, लेकिन ये दूसरे परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले थे और इनका संबंध जोधपुर से था। शैतान सिंह का संबंध कहाँ से था? जोधपुर से, जबकि पीरू सिंह का संबंध कहाँ से था? झुंझुनू से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में आउवा ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराज कौन था? मान सिंह, जसवंत सिंह सेकंड, तखत सिंह, भीम सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तखत सिंह। 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय जोधपुर के शासक थे तखत सिंह और उस समय जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मैक मोशन। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मैक मोशन। तखत सिंह ने आवा पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी थी और यहाँ पर 2 युद्ध लड़े गए थे। एक युद्ध लड़ा गया था बिठोड़ा का युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध। ये युद्ध लड़ा गया था 8 सितंबर 1857 ईस्वी को और इस युद्ध में आवा के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह, उन्होंने जोधपुर की सेना को पराजित किया था। इसके बाद में दूसरा युद्ध लड़ा गया था चेलावास का युद्ध। दूसरा युद्ध लड़ा गया था यहाँ पे चेलावास का युद्ध और ये युद्ध लड़ा गया था 18 सितंबर 1857 ईस्वी को। इस युद्ध के अंदर
एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। वो आए थे, मारवाड़ की सेना थी और उनके साथ मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमोशन। और इस युद्ध में भी विजय हुई थी अव्वा के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह की। एजीजी भागने में सफल रहे थे और जो मैकमोशन थे उनको उनकी हत्या कर दी गई थी क्रांतिकारियों द्वारा और उनकी गर्दन को काटकर अव्वा के किले के बाहर लटका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चत्ते ग्रह कहाँ मिले हैं? नगरी, बैराट, कोलवी, लालसोट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बैराट। बैराट की अगर बात करें तो जयपुर में स्थित है। बैराट वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। और बैराट सभ्यता की जो खोज की थी, बैराट सभ्यता की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। 1936-37 के आसपास इसकी खोज हुई थी दयाराम साहनी ने। बैराट की अगर बात करें तो बैराट से अपने को गोल बौद्ध मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं। गोल बौद्ध मंदिरों के साक्ष्य अपने को यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा मौर्य काल के साक्ष्य भी अपने को यहाँ से मिले हैं। सम्राट अशोक का एक शिलालेख है बाबरू शिलालेख। सम्राट अशोक का बाबरू शिलालेख भी अपने को यहीं से मिला है, बैराट से। तो बैराट से मौर्यकालीन साक्ष्य भी मिले हैं और बैराट से अपने को बौद्ध धर्म के साक्ष्य भी मिले हैं। इसके अलावा बात करें बैराट से, तो बैराट से कुल 36 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से 8 पंचमार्क मुद्राएं थी और 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं। 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं अपने को यहाँ से मिली हैं। इनमें से 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेंडर की मिली हैं। मिनेंडर 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेंडर की मिली हैं। वो भी कहाँ से मिली हैं? बैराट से मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संतों में से कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित हैं? हरिदास, दादू दयाल, लालदास, पिप्पा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लालदासी। लालदासी का जन्म हुआ था अलवर जिले के धौली दूब गांव के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा लालदासी। दादू दयाल जी ने दादू पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत पीपा जी, संत दन्ना जी, संत रामदेव जी, संत रामचरण जी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा रामदेव जी। रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और कामड़िया पंथ की जाति की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य किया जाता है। बात करें रामदेव जी की, तो रामदेव जी ने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था 24 बाणियाँ। 24 बाणियाँ। 24 बाणियाँ पुस्तक जो लिखी थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? रामदेव जी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट, सूर्यमल मिशन की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? बागड़ी, मेवाती, हाड़ौती, डूडाड़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती। कैसे ये क्वेश्चन आइडिया से भी हो सकता था? क्योंकि सूर्यमल मिशन का संबंध बूंदी से था। बूंदी के हिरना गांव के अंदर 1815 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था, बूंदी के हिरना गांव में। और बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि रहे थे सूर्यमल मिशन। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिनमें मैं बात करना चाहता हूं सबसे पहले वंश भास्कर की। वंश भास्कर, ये जो वंश भास्कर रचना है ये डिंगल भाषा में लिखी गई है। डिंगल भाषा में लिखी गई है वंश भास्कर रचना। और अगर कभी पूछ ले कि वंश भास्कर को पूरा किसके द्वारा किया गया था, तो वंश भास्कर को मुरारी दान के द्वारा पूरा किया गया था। इनके दत्तक पुत्र थे मुरारी दान, इन्होंने पूरा किया था वंश भास्कर को। इसके अलावा और भी रचनाएं हैं जैसे वीर सतसई, वीर
सतसई। इसके अलावा सती रासो, सती रासो। इसके अलावा बलवंत विलास, बलवंत विलास, ये नोट कर लेना आप सभी। इसके अलावा छंदो मयूख, छंदो मयूख, मयूख। इसके अलावा राम रंजाट, राम रंजाट। और बात करें तो धातु रूपावली, धातु रूपावली। ये सभी रचनाएं सूर्यमल मिशन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? रामदेव जी का मेला, परबतसर का मेला, पुष्कर मेला या बेणेश्वर मेला? तो बेणेश्वर मेला ये जो है ये डूंगरपुर में लगता है। डूंगरपुर में सोम, माही और जाखम नदियों के संगम स्थल के ऊपर स्थित है बेणेश्वर धाम। वहाँ पर ये मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को ये मेला लगता है और यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। बात करें बेणेश्वर धाम की स्थापना की, तो बेणेश्वर धाम है इसे वेण वृंदावन भी कहा जाता है। वेण वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है बेणेश्वर धाम को। और इसके जो संस्थापक थे वो संत मावजी थे। बेणेश्वर धाम के जो संस्थापक थे वो संत मावजी थे। संत मावजी के द्वारा एक संप्रदाय भी स्थापित किया गया था जिसका नाम था निष्कलंक संप्रदाय। संत मावजी के द्वारा निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट में देखते हैं अपन रामदेव जी का मेला रुणीचा, रुणीचा में लगता है जैसलमेर में। परबतसर का जो पशु मेला लगता है ये नागौर में लगता है। पुष्कर मेला ये राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है पुष्कर मेला। नेक्स्ट, और पुष्कर मेला जो लगता है ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है। पुष्कर झील की बात करें तो 52 गांठों से घिरी हुई है। पुष्कर झील है वो कितने गांठों से घिरी हुई है? 52 गांठों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? राव जोधा, राव चंद्रसेन, राव मालदेव, मोटा राजा उदय सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राव मालदेव। शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था। उस युद्ध का नाम था गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध। और ये गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था 5 जनवरी 1544 ईस्वी को। 5 जनवरी 1544 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। लेकिन ये युद्ध शेरशाह सूरी ने बड़ी मुश्किल से जीता था। इसलिए जब ये युद्ध समाप्त हुआ था तब शेरशाह सूरी ने कहा था आज तो मैं एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। राव जोधा की बात करें तो जोधपुर शहर बसाया था इन्होंने 1459 ईस्वी में। जोधपुर शहर की स्थापना की थी राव जोधा ने और 1459 में ही इन्होंने जोधपुर दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। इसके बाद में मैं बात करूं रावचंद्र सेन की, तो रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? रावचंद्र सेन को। इसके अलावा इन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा शासक भी कहते हैं। मारवाड़ का भूला बिसरा शासक किसे कहा जाता है? रावचंद्र सेन को। और ये वही शासक है जिसने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और महाराणा प्रताप भी इसी के कदमों पर चले थे। इसलिए रावचंद्र सेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? माही मरातव, माही रखब, माही सराव, माही विजेता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माही मरातव। औरंगजेब द्वारा अनूप सिंह को दक्षिण भारत अभियान पर भेजा गया था और वहां पर इन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया था। इस वजह से औरंगजेब ने अनूप सिंह को महाराजा और माही मरातव की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के तट पर
गिलूंड सभ्यता स्थल स्थित है? आहड़, कोठारी, बनास, कांतली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी। वन की आस किस नदी को कहा जाता है? बनास नदी को कहा जाता है। और बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों से। और खमनोर की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। और बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी कौन सी सभ्यता? गिलूंड सभ्यता। कोठारी नदी भीलवाड़ा, और इस कोठारी नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है मेजा बांध। आपसे पूछे कि मेजा बांध किस नदी पर है? तो कोठारी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर। इसके अलावा बात करें अपन कांतली नदी, तो कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। नीमका थाना में कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? एच.डी. सांखलिया, ए.एन. घोष, वी.एन. मिश्रा, आर.सी. अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर.सी. अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में जो नीमका थाना सिक्कर में स्थित है गणेश्वर सभ्यता, इसका उत्खनन हुआ था विद्यार्थियों। और गणेश्वर सभ्यता की अगर बात करें अपन, तो यहाँ से सर्वाधिक तांबा निकाला जाता था। इस वजह से इसे ताम्र जननी सभ्यता भी कहते हैं। ताम्र जननी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है गणेश्वर को। और एक विशेषता रही है गणेश्वर की कि यहाँ के भवनों में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था। यहाँ पे भवन और जो बांध बने हुए मिले हैं वो पत्थरों से निर्मित मिले हैं। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वह कौन सा सभ्यता स्थल था जहाँ पर भवनों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था, तो वो सभ्यता स्थल हो जाएगा गणेश्वर।